हेलो एवरीवन। आज अपना सेकंड पार्ट है चैप्टर 4 का। तो आज है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्ट इन नाउनिंग हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंजमेंट विद इन एन एटॉम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने यह जानने के इच्छुक थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉम के अंदर, मतलब परमाणु के अंदर कैसे अरेंजमेंट है, उसके अंदर कैसे व्यवस्थित है। Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha का निशान है ये, particles were made to fall on a thin gold foil. उन्होंने एक प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से फास्ट मूविंग एल्फा, तेज गति से चल रहे एल्फा कोणों को थिन गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पन्नी पर टकराया उसने। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन ए लेयर एज पॉसिबल। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटॉम्स थिंक। उन्होंने क्या किया, जो सोने की जो पन्नी थी, सोयल थिन थी, उस पर उसने इस प्रकार से चुना उसको, क्यों इसलिए चुना क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही थिन थी, बहुत ही पतली थी वो लेयर, उसकी जो लेयर थी उसकी पर थी वो क्या थी, बहुत ही पतली थी, और वो पतली चाहते पॉसिबल हो, वो पतली हो। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटॉम्स थिंक। जो वो सोने की पन्नी थी वो 1000 परमाणुओं के एटॉम के बराबर मोटी थी। अब है सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। जो अल्फा कण है वो क्या थे, डबल चार्ज थे, माने द्वि आवेशित हीलियम आयन है, कण होते। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, जो कि इनका द्रव्यमान वो क्या होता है, 4u होता है। द फास्ट मूविंग ए पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों को, अल्फा पार्टिकल्स को क्या होता है, क्या मिलती है, पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. It was expected, तो यह अनुमान था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वे गोल्ड एटॉम्स के, सोने के जो परमाणु है में क्या है, विद्यमान होते हैं, और उन कणों के द्वारा, सम एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा क्या होंगे, वो डिफेक्टेड होंगे, विक्षेपित हो जाते हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफेक्शंस। क्योंकि जो अल्फा कण है, अल्फा जो पार्टिकल्स है, वो प्रोटॉन से क्या होते, बहुत ज़्यादा, मच हैवियर देन द प्रोटॉन से क्या होते, बहुत अधिक भारी होते हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफेक्शन, और क्या नहीं होते, इसलिए उन्होंने इसका जो डिफेक्शन है वो ज़्यादा अधिक विक्षेपण की करने की क्या नहीं थी, आशा नहीं की उसने। तो ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, अल्फा पार्टिकल्स है और गोल्ड एटॉम्स दे रखे, ठीक है। तो स्केटिंग दो अल्फा पार्टिकल्स बाई गोल्ड फॉइल, सोने की जो परत है द्वारा क्या है, जो अल्फा पार्टिकल्स है उनका प्रकीर्णन। बट the alpha particles scattering experiment give totally unexpected result, figure 4.2. The following observation were made. लेकिन जो अल्फा जो पार्टिकल्स है उनका जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो था, अल्फा जो कण प्रकीर्णन प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो आशा के जो हमने किया उसके क्या था, विपरीत परिणाम दिया। इसके जो परिणाम दे रखे, ऑब्जर्व दे रखे, वो नीचे दे रखे। तो पहला यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेंथ थ्रू द गोल्ड फॉइल, कि जो अधिकांश जो एल्फा पार्टिकल्स थे वो उसने क्या किया, वो तेज गति से चल रहे, अधिकतर क्या गए, सीधे चले गए, सोने के पन्नी से सीधे निकल गए। सेकेंड है, सम ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स वर डिफेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। और दूसरा क्या, सेकेंड क्या पॉइंट दे रखा है कि जो कुछ एल्फा जो पार्टिकल्स थे
वो सोने के पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कौन से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, टकराकर थोड़े से कौन से क्या हो गए, टकरा के वापिस आ गए मतलब। थर्ड है अब सरप्राइजली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। ये आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ, प्रत्येक 12,000 जो कणों में से एक कण क्या आ गया, वापिस आ गया। In the word of Rutherford, this result was almost an incredible, as if you fire a 15-inch cell at piece of tissue paper and it comes back and it's you। कि रदरफोर्ड के अनुसार यह रिजल्ट उसी प्रकार इनक्रेडिबल था, मैंने अविश्वास करने योग्य नहीं था, जैसे कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौट कर वापस आपको ही चोट पहुंचाता है। तो क्या कहा था रदरफोर्ड ने, ये बोला कि यह परिणाम उसी प्रकार है, मैंने विश्वास करने योग्य नहीं है, जैसे कि आप अगर 15 इंच के एक तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और टिश्यू पेपर से वो टकरा कर क्या हो जाए, आपको ही चोट पहुंचाए। तो ये बात विश्वास करने योग्य तो नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं देखते हैं आगे भी। तो इसका परिचय देख लेते हैं हम रदरफोर्ड का। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 to 1937 was born a spring grove on 30 August 1871. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of atoms with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908। कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड था वो 1871 से 1937 तक क्या उसका जन्म काल रहा उसका, और 30 अगस्त 1831 में वो स्प्रिंग ग्रोव में उसका जन्म हुआ था। उनको नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या कहा जाता था, न्यूक्लियर नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता, उसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का। और वह है ही फेमस, वह किसके लिए फेमस था, रेडियो एक्टिविटी और एंड द डिस्कवरी एटम्स द कोड, और सोने की जो पन्नी के द्वारा जो परमाणु के नाभिक की जो खोज की थी उसके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, और 1908 में उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला उसको। ये इसकी जीवनी थी। Let us think of an activity is an open field to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stone and the wall from a distance. इस प्रयोग के निष्कर्ष को, लेट अस, अब इस प्रयोग का, हम एक्टिविटी को समझने के लिए खुले मैदान में क्या करते हैं कि एक्टिविटी करते। मान ले कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। लेट इस चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए वॉल विद हिज आइज क्लोज, वो उसने आंख ने क्या कर रखा, बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा है। लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल फ्रॉम ए डिस्टेंस, और उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे उसको। हियर ए साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल, और उसने प्रत्येक पत्थर की दीवार से टकरा के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। सुनता नहीं सुनता, मैंने उस पत्थर को फेंकेगा तो आवाज़ आएगी, मैं पत्थर फेंक दिया मैंने। इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, और वह कितनी बार करता है उसको, 10 बार दोहराएगा उसको। बट इफ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वर टू थ्रो स्टोन एंड द बारबेड वायर फेंस, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard। अगर वह 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा, लेकिन जब आंख बंद किया हो बच्चा तार से गिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकता है तो अधिकतर पत्थर क्या होते हैं, उस घेरे में नहीं टकराते और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। This is because there are lots of gaps in the fence which allows the stone to pass through them। और क्या होंगे, क्योंकि जो घेरे के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, खाली स्थान होते हैं, जो बीच में क्या जगह होती है, तो जिनके बीच से क्या हो सकता है, पत्थर निकल सकता है।
अब उसने बोला कि जब मतलब उसका आँख बंद करके बच्चा अगर किसी पत्थर को फेंकता है तो उसको पता नहीं है, अब आँख बंद कर रखी, कहाँ से अंदाजा से फेंकेगा, वो कहाँ जाएगा। अब उस 4 दीवारी लगा रखी, उसमें तार बोलते हैं तारा बंदी कर देते, और तार लगा रखी है तो उसमें से तार के टकरा सकते हैं या और कहीं भी जा सकता है, पास में पड़ सकता है। अगर वो आँख खोल कर उस पत्थर को फेंके तो उस तार में से निकाल सकता है, वो जो जगह होती है वो तार में से निकाल सकता है आसानी से, ये कह रहा है। अगला है कि दे रखा है फॉलोइंग ए स्माइलर रीजनिंग रदरफोर्ड कॉन्क्लेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट। और इस तरह के अनुसार अल्फा जो कण है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा कण परिकरण प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। तो क्या निकाला, पहला इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटॉम्स इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफेक्टेड। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इसने बताया कि जो एटॉम्स है, जो परमाणु है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अब उसने बोला कि जैसे कि हम अल्फा कणों को उस पर सोने की पन्नी पे गिराए तो क्या हो जाए, जो परमाणु है, एटॉम्स होते हैं उसके अंदर, तो एटॉम में से क्या हो जाएगा, जो खाली स्थान होगी तो निकल जाएंगे। अगर वहाँ पे भरा होता तो क्या होते, वो टकरा जाते। तो ज़्यादातर अधिकतर क्या हो रहा है कि वो निकल रहे, सीधे पन्नी से निकल जाते टकराने के बाद भी, तो वो क्या है, जगह क्या है, खाली है। किस प्रकार से, जैसे बच्चे ने क्या किया था, अगर खाली अगर आँख खोल के अगर वो किसी तार बंडी में से निकाल दे, पत्थर निकाल दे, तो ज़्यादातर जगह खाली है। इस प्रकार से उन्होंने पहला पॉइंट दिया। सेकंड है वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटॉम्स ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। कि बहुत कम एटॉम्स मन कण अपने मार्ग से क्या हो जाते, विक्षेपित हो जाते, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में क्या है, पॉजिटिव भाग भी है, पर वो क्या है, पॉजिटिव जो भाग वो बहुत कम है। अब तार बंदी कर रखी थी, तार लगा रखी थी, और किसी कोई पत्थर किए तो बाई चांस भाई तार के भी लगेगा, तार के लगेगा तो वो टकराएगा भी। तो उसने बोला कि हाँ वहाँ पे कुछ तो जगह है कि वो वापिस उस पर फेंक रहा है उसको। तो उसमें बोला कि जो इसमें हमने किया था, इसमें क्या है, पॉजिटिव भाग भी है थोड़ा बहुत, पर बहुत कम है वहाँ पे। थर्ड है ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल्स वर डिफेक्टेड बाय 180 डिग्री indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated is very small volume within the atom। थर्ड है कि बहुत कम, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम अल्फा कण क्या हुए 180 डिग्री पर, माने एक सीधी रेखा में विक्षेपित हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि जो सोने की जो पन्नी है, सोने की जो परमाणु है का पूर्ण धनावेशित मन पॉजिटिव चार्ज और मास परमाणु के भीतर कम आयतन में क्या है, सीमित है। कि बोला कि जो परमाणु है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और उसमें जो मास है वो बहुत ही कम है, उसका वॉल्यूम है वो। फ्रॉम द डाटा इज आल्सो कैलकुलेट दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटॉम्स। कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो न्यूक्लियर नाभिक है, नाभिक मतलब जो मिड पॉइंट होता है, कि जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो परमाणु की एटॉम की त्रिज्या से 10⁵ से गुणा छोटी होती। जो एटॉम्स की जो रेडियस है वो क्या रहेगी, न्यूक्लियस की रेडियस से क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस परमाणु की रेडियस से क्या है 10⁵ लेस देन है, मन छोटी है उससे। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटॉम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे, उसमें कुछ फीचर है, तो क्या दे रखे फीचर देख लेते इसके। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एटॉम कॉल्ड द न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, सेंटर में, इन एटॉम्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, एटॉम्स का नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। वहाँ पर क्या है, परमाणु का केंद्र क्या है, धनान्वेषित है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, सेंटर में। और उस एटॉम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं।
नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटॉम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और इस एक परमाणु का लगभग जो संपूर्ण द्रव्यमान वो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। नियरली ऑल द मास, जो आसपास का जो द्रव्यमान है, संपूर्ण जो द्रव्यमान कहाँ पाया जाएगा, एटॉम्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। सेकंड है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वर्तानुकाल में, राउंड में होते हो। राउंड में क्या लगते हैं, सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस में चक्कर लगाते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटॉम्स। और इस जो नाभिक का न्यूक्लियस का जो आकार है, जो साइज है, वो क्या होता है, एटॉम के आकार के, परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। नाभिक का जो आकार किससे कम मिलेगा, परमाणु के आकार से कम होता है। आगे दे रखा है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटॉम्स। अब रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल की क्या थी, कमियां रहेगी, जो वो कमियां को बता रखे, कमी क्या रहेगी अब उसकी। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्ट टू बी द स्टेबल। जो रिवोल्यूशन, जो चक्कर लगाते हैं एक मतलब सर्कुलर आकार में मार्ग में, तो चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्थायी होना पाना संभावित है, क्योंकि वो एक जगह स्थायी नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। एनी पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एसिलेशन। और कोई भी जो आवेशित जो कण है वो क्या होता है, गोलाकार कक्ष में, जो सर्कुलर कक्ष में लगाते हैं तो त्वरित होते हो, मतलब चलते रहते हो, मूविंग करते रहते हैं, मतलब एक जगह क्या नहीं है, वो स्थायी नहीं है। ड्यूरिंग एसिलेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड बी रेडिएटेड एनर्जी। और वे एसिलेशन के दौरान जो आवेशित जो कण है वो क्या करते हैं, ऊर्जा का विकिरण करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और क्या करता है वो इस प्रकार से स्थायी कक्ष में, मैंने एक जगह से कक्ष में क्या करता, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, विकृत करेगा, और क्या करेगा, नाभिक से टकरा जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। इफ दिस वर सो द एटॉम्स शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हैंस मैटर्स वुड नॉट एक्साइट इन द फॉर्म दैट वी नाउ दैट एटॉम्स आर क्वाइट स्टेबल। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो परमाणु एटॉम्स होते हैं क्या अस्थिर होंगे, मतलब स्थिर नहीं होते, जबकि हम जानते हैं कि जो परमाणु क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। नेक्स्ट है अपना 4.23 बोर मॉडल ऑफ एटॉम्स। अब क्या है, पहला था हमें जे थॉमसन का, सेकंड था रदरफोर्ड का, अब क्या है, बोर का परमाणुक मॉडल। In order to overcome the objection raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward at the following postulates about the model of an atoms. In order मैंने रदरफोर्ड के मॉडल पे अब क्या हुई, जो आपत्ति थी उसको दूर करने के लिए क्या किया, नील्स बोर ने एटॉम की, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित जो अवधारणाएं दी वो नीचे दी गई है। तो पहली अवधारणा क्या है, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट अनाउन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटॉम। कि इलेक्ट्रॉन केवल क्या करते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ये चक्कर लगा सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहती है। While resolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy। और क्या नहीं करते, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा का क्या नहीं होता है, रेडिएटेड एनर्जी नहीं होता है। इसने दो बात कही है नील्स बोर ने। तो क्या क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, एक निश्चित कक्षाएं होती हैं उनके, वो निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं वो, और जो उनको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली ऑर्बिट बोलते हैं उन्हें, कि मैंने उसकी विविक्त कक्षा कहते हैं। और सेकंड पॉइंट इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, विविक्त कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, और उनकी जो रेडिएटेड जो एनर्जी है वो नहीं देते वो। अब है नील्स बोर्स। तो नील्स बोर्स
1885-1962 was born in Copenhagen on 7 October 1885. He was appointed professor of physics and Copenhagen University in 1916. He got the Nobel Prize of his work on the structure of the atoms in 1922. Among Professor Bohr's numerous writings, these appearing एज बुक्स आर, तो जो नील्स बोर था वो 1885 और 1962 में उसका क्या हुआ, उसका जन्मकाल रहा उसका। और 7 अक्टूबर 1885 में उसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? कोपनहेगन में हुआ। 1916 में वे विश्वविद्यालय कोपनहेगन विश्वविद्यालय में उनके भौतिक शास्त्री का प्रोफेसर में उसको नियुक्त किया कर दिया गया। और ही गोट उसने 1922 में नोबेल प्राइज मिला। किस पर? परमाणु की जो संरचना पर जो उसने योगदान पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला। और जो प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें नीचे दी गई हुई। तो पहली है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है एटॉमिक थ्योरी, एंड थर्ड है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये इसकी किताब थी। अब दे रखा है दीज ऑर्बिट और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल इज एन एटॉम्स आर शोन इन फिगर 4.3। इन कक्षाओं ऑर्बिट या सेल्स मतलब कोषों या ऑर्बिट में कक्षा आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, उनको क्या कहते हैं हम? एनर्जी लेवल कहते हैं इनको, कक्षा को या इन कोष को कॉल्ड एनर्जी लेवल कहा जाता है। एनर्जी लेवल इज एन एटॉम्स आर शोन, और एनर्जी लेवल को हम किस में दर्शा रखा है? परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया यहाँ पे इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो सेल है मन कक्षा, एन सेल, एम एल सेल, के सेल, और जो बीच में वो क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक है, मिड पॉइंट है इसका। तो जो के सेल वो एन इक्वल टू 1, और एल है वो 2, एम है वो 3, और एन में 4 दिखा रखा। तो ये कक्षाएं है के एल एम एन, और ये संख्याओं का कैसे दिखा है? तो 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है। तो ए फ्यू एनर्जी लेवल इन एटॉम्स, मतलब किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर इसमें दे रखे। और दीज ऑर्बिट और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन ओ और द नंबर्स एन 1 2 3 4। मानी कक्षाएं है जो कोष है, ऑर्बिट या सेल्स कक्षाएं या कोष को रिप्रेजेंट में दिखाया गया है लेटर, कैपिटल लेटर से के एल एम एन। ये कोष होगी, मैंने कक्षा होगी, के कक्षा होगी, एल कक्षा होगी, एम कक्षा होगी, एन कक्षा, और उनके जो नंबर्स दिखाए करके 1 2 3 4 से द्वारा दिखाई जाती है।